मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है और शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया गया है। 17% थी शरह सूद और अब शरह सूद 20% मुकर्रर कर दी गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी ने हमें ज्वाइन किया है। रियाज बताइएगा, 3% इजाफा किया मजीद? जी, आज मॉनेटरी पॉलिसी का जो इजलास हुआ है उसमें 300 बेसिस पॉइंट शरह सूद बढ़ाकर उसे 20% कर दिया गया है। आज कमेटी ने जो इजलास किया है उसके अंदर मेनली जो फोकस रहा है उनका वो इन्फ्लेशन है जो 31.5% था ईयर ऑन ईयर। तो उसको कर्टेल करने के लिए ये इनके पास पॉलिसी टूल है कि वो शरह सूद बढ़ाकर तलब कम करके वो इन्फ्लेशन को रोकते हैं। एंड जो ये स्ट्रेटजी है वो नजर आ रही है, हम फर्दर टाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं। जी, लेकिन रियाज, ये तो जब पिछली दफ़ा 17% की गई थी तब भी यही बताया गया था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये किया जा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है। जी, थ्योरी यही है कि जब आप इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं तो उससे तलब घटती है और वो कीमतों को नीचे लेके आती है। तो ये उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं कि जब सप्लाई के इशू होंगे और या आपकी जो डिमांड अगर वो इलास्टिक नहीं है यानी उसमें लचक नहीं है तो वो डेफिनेटली काम नहीं करेगा। लेकिन इनका इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर जो ऑफिशियल्स हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर हम ये ना करें तो इन्फ्लेशन की सूरत हाल इससे भी ज्यादा खराब होगी। तो दैट इज एन आर्ग्यूमेंट जो ये लेके आते हैं। रजा बाकी साहब ने भी ये बात हमसे कही है। तो यस, इट्स ऑलवेज देयर। ये रियाज, फिर आपकी तो ज़ाहिर बात हुई होगी मौशी माहिरीन से, परचेजिंग कैपेसिटी भी आप देखें वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, बुनियादी अशिया ज़रूरिया नहीं ख़रीद पा रहे हैं लोग। एग्जैक्टली एंड यही बात जो है वो वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो G20 मीटिंग में इंडिया में जो हुई है वहाँ पे कर रहे हैं कि ये दोनों सबके मफाद में है कि जो डेट स्ट्रक्चरिंग है वो की जाए। एंड ये बहुत जरूरी हो गया है इस वक्त। तो ये बेसिकली एक ग्लोबल डिबेट भी है जिसका ये हम हिस्सा नजर आ रहे हैं। वो हमें टाइट करवा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसके अलावा भी कोई और मेथड्स होने चाहिए जिससे आप इसको कंट्रोल करें। तो डेफिनेटली हम उसका एक हिस्सा है। एंड एक और चीज जो डेफिनेटली इससे सारी डिस्कशन का हिस्सा बनती है वो ये कि जो ग्लोबल सूरत हाल है, अमेरिका और चीन जो है वो बहुत खुल के सामने आ रहे हैं। आज के चीन का भी एक बयान आया है। तो इन सारी चीजों को ही उस पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए और IMF का हमें सारी शराइत मानने के बाद भी हमें क्लियर न करना वो क्या बेसिकली अपने अपने कंट्रोल्स की बात है। एंड हम जो है सो दिस इज ऑल अबाउट, यानी ये फैसला होना है इसके तो बारे में। रियाज, ये भी बताइए कि अब शरह सूद तो 20% पे कर दी गई है, तो मुआशी एक्टिविटी तो ऑलरेडी बहुत स्लो थी, बिल्कुल स्टॉल होने जा रहे थे हम, तो अब तो बहुत ही ज़्यादा और ये रुक जाएगी मुआशी एक्टिविटी और इसकी वजह से फिर ये टैक्सेस लग रहे हैं, IMF के मुआहदे की वजह से मज़ीद बिजली पर पैसे बढ़ रहे हैं। तो क्या होने जा रहा है? मुआशी माहिरीन मज़ीद क्या कह रहे हैं इससे मुताल्लिक़? इसको जो इकोनॉमिक हम कहते हैं उल्टा की जितनी भी एक्टिविटी है उसको बिल्कुल मार दो। तो यस, यू आर राइट, हम उसी स्ट्रैटेजी पे नजर आ रहे हैं। एंड इस सारी जो बात जाती है वो इसलिए हम कर रहे हैं बिकॉज हमने एक मईशत ऐसी बनाई हुई है जिसमें हम दुनिया से पहले कर्ज लेते हैं, उस कर्ज से माल लेके आते हैं अपने पास, फिर उससे हम अब वो कर्ज नहीं मिल रहा तो वो माल नहीं खरीद सकते, इसलिए सारी एक्टिविटीज जो है उसको हमें मारना पड़ रहा है। इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है? आई डोंट नो, उसको कोई बात हो रही है। अगर आप ये सवाल उठाते हैं कभी, लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में मैंने ये सवाल उठाया था तो मुझे जवाब मिला कि ये हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसको हमें ठीक करने की जरूरत है। रियाज, तो ये सारी सूरत हाल से मुताल्लिक़ आपने बताया। जुबैर मोतीवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया इस वक्त। जुबैर मोतीवाला साहब, 20% कर दी गई है शरह सूद, अब आप आगे किस तरफ मईशत को बढ़ता हुआ देख रहे हैं? इस बार भी यही कहा गया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये किया जा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन की शरह 31 से भी बढ़ चुकी है, 31% से भी बढ़ चुकी है। देखिए जी, मैं एक बात बिल्कुल ये समझता हूँ कि जो 3% इजाफा वुड बी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्रीज। जितना प्रोडक्शन है, हमारा कैश फ्लो जो है वो इससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं। अगर हम 18% पे लोगों की चीखें निकल गई, जब 3% और बढ़ेगा तो आप मुझे बताओ कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पहुंचेगा। तो आई थिंक कि ये पता नहीं किस माइंडसेट के साथ है, लेकिन मेरे पास तो ये कल से परसों से जो एक्सपोर्टर्स जो 3 दिन से जो आ रहे हैं
और एनर्जी के चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज 80% बढ़ गया है, रेट्रोस्पेक्टिवली गैस बढ़ा दी है। अभी अगर इंटरेस्ट रेट है तो आई डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग टू, मैं कुछ प्रेडिक्ट तो नहीं जुबैर कर सकता। साहब, जो मौशी माहिरीन हमारी भी उनसे बात होती है और हम आर्टिकल्स भी उनके पढ़ते हैं, वो तो ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, रेमिटेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी जब इंडस्ट्री 40% कैपेसिटी से भी कम पे चल रही है और बहुत सी तो बंद हो गई है इंडस्ट्री, तो ये कैसे होगा? मैं आपको बिल्कुल सीधा इसको जवाब ये देता हूँ कि देखिए, वी हैव टू ब्रिंग इन द ग्रास रूट लेवल स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंटायर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। इसमें कोई दो बातें नहीं। हमको एक्सपोर्ट बढ़ानी है और होम रेमिटेंसेस बढ़ाने, दिस इज आवर टारगेट। और हमको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री लगानी है और इंपोर्ट को कम करना है। दिस आर दी 4 टारगेट विच वी रियली वांट टू अचीव। उसको अचीव करने का तरीका क्या है? अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आप एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव एज देंगे। You will make your industry competitive in terms of cost. अगर आप कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ आपकी जो है ना आपका डूइंग बिजनेस को अगर आप बढ़ाएंगे, अब जितने भी स्टेप्स अगर आप देखें तो दे ऑल आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर होम रेमिटेंसेस आ जाए, बांग्लादेश जो है वो 7% डिफरेंस देता है टू द पीपल हु आर सेंडिंग होम रेमिटेंसेस टू देयर डियर एंड नियर वंस। ठीक है। हम उसको 7% अगर हम बढ़ा दें तो मैं समझता हूँ कि 8-10 बिलियन उधर ही से बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगर आप लोकल इंडस्ट्री को देखते हैं, आपने 80% अगर उसका बढ़ा दिया और सब्सिडी विड्रॉ कर ली तो दे कैन नॉट सर्वाइव। इसका मतलब हम स्मगलिंग को दावत दे रहे हैं। तो ऑल दी स्टेप्स अब दे आर टेम्परेरी। आई अंडरस्टैंड IMF के कंपल्शंस हैं, गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है, लेकिन सर हमने अपनी जी बड़ी मुश्किल सूरत है। जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त मुआशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद साहब ने भी ज्वाइन किया है। खुर्रम साहब, एक बार फिर यही कहा गया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 3% मजीद बढ़ाई गई, लेकिन हमारा जो एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 1.5% भी है, बल्कि उससे नीचे गिर रहा है। तो जब लोगों के पास कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी नहीं, पैसे होंगे ही नहीं बुनियादी अशिया ज़रूरिया के लिए, तो किस तरीके से मईशत का पहिया चलेगा? ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है। जी बिल्कुल। देखें, पहली बात तो ये है कि इससे इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है, इन्फ्लेशन की जो रीजन हैं वो 2 हैं बड़े। एक तो फ्लड्स हैं जिसकी वजह से डिफरेंट फूड प्रोडक्ट, फूड कैटेगरी में बहुत इजाफा हुआ है। उसमें वीट है, चावल है, दालें हैं और बहुत सारी जो है प्रोडक्ट्स हैं जो कि फोर्सफुली सप्लाई चेन हर्ट हुई है उसकी वजह से। और ये शॉक्स होते हैं, इसे सप्लाई शॉक्स कहते हैं। वो कुछ इंटरेस्ट रेट्स वहाँ पे इतने इफेक्टिव नहीं होते। दूसरी बात यह है कि आपने इम्पोर्ट्स जो है वो रोकी हुई हैं या कम है बहुत ज़्यादा। इम्पोर्ट्स में मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि चिकन की प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि चिकन फीड जो है इम्पोर्ट होता है, और चिकन फीड इम्पोर्ट इसलिए नहीं हो रहा कि आपके पास डॉलर्स नहीं है। अब रेट इंक्रीज करना, कोर इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं कि एनर्जी की इन्फ्लेशन और फूड की इन्फ्लेशन आप हटा दें, उसको तो हैंडल कर सकती है। बट हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये कि 40-50% इकोनॉमी तो आपकी जो है ना अनडॉक्यूमेंटेड है, कैश इकोनॉमी है। उस कैश इकोनॉमी को रोकने के लिए ये इंटरेस्ट रेट्स काफी नहीं है। डीमोनेटाइजेशन की तरफ आपको शायद जाना पड़े, आपको बड़े नोट्स कैंसिल करने पड़े, उस तरह के आपको जो है अहकाम करने चाहिए, rather than ये कि इंटरेस्ट रेट को ही टूल बना के जो है सब चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश की जाए। और तीसरी बात यह है कि जब तक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, फिस्कल साइड पे, एक्सपेंडिचर साइड पे बहुत मसले हैं, उनको कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल किया जाए। इंटरेस्ट रेट्स को रादर एक सर्टेन लेवल्स पे रखा जाए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती रहे, आपकी एक्सपेंडिचर्स कम करें ताकि गवर्नमेंट की डिमांड जो है उससे इंपोर्ट्स कम हो, और फिर साथ साथ आपके यहाँ जो है वो। जी, तो जुबैर साहब आप क्या कहेंगे कि आप पॉलिसी मेकिंग में या फिर जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि मईशत को किस तरीके से संभाला दिया जाए? क्योंकि ये तो अभी 5, 6, 8 महीने, 9 महीने से एक ही जो हिकमत अमली है उसी को फॉलो किया जा रहा है। मैं तो इसको ये कहूँगा कि इट्स नॉट पॉलिसी अदर देन पॉलिसी। बात ये है कि जो सर्कमस्टांसेस में हम जा रहे हैं उस वक्त हमने इनिशियली आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस हमने इम्प्लीमेंट नहीं किए। अगर वो हम टाइमली इसको इम्प्लीमेंट करते रहते तो ग्रेजुअली ये चीजें होती, और ग्रेजुअली हम इसको जो है ना हम इसके अंदर ग्रेजुएशन करते और हम आगे बढ़ जाते। लेकिन इस वक्त जो है ना ये जो चीजें अब्रप्ट होती हैं ओवरनाइट। अब मुझे बताएं, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो 6-6 महीने के जो है ना हमारे जो है ना कंफर्मेशन ऑर्डर्स होते हैं, उसको हम ये नहीं कह सकते कि अब हमारे यहाँ जो है ना वो 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और हम जो है इस दाम में आपको नहीं दे सकते। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हमारी कमिटमेंट्स होती हैं, उनकी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, आगे उनके शेल्फ होते हैं। तो एक्सपोर्ट के अंदर ऐसे नहीं चलता कि आप जो है ना आपके बोलेंगे हमारे यहाँ पॉलिसी चेंज होगी। फिर जो दूसरी जो 2 बातें, अभी मैं गया था आपके यहाँ, हमने गल्फ फूड में पार्टिसिपेट किया, वहां जो लोगों के 2 सवाल थे, मैं आपसे वो सवाल शेयर करता हूँ। एक सवाल उनका ये था कि आपके यहाँ तो पॉलिटिकल और आपकी
इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। दूसरा सवाल उनका ये था कि आपके पास तो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर नहीं सकते हैं और हम कंटेनर्स आपके पोर्ट पे पड़े, वुड यू बी एबल टू गिव अस द डिलीवरीज ऑन टाइम, हाउ कैन वी ट्रस्ट यू? और हमसे वो रिप्लेस कर रहे हैं इंडिया और जो ना बांग्लादेश को। मेरा तो काम ही एक्सपोर्ट बढ़ाना है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ आप जाते हैं ना यू फील दैट जो ना ये इतने ज्यादा क्रंचेस हैं और इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि हम इस बात पहुंच नहीं सकते। लेकिन आई एम श्योर with the change of policies, with the change of strategies, we can definitely come out of this mess and we can build Pakistan. जी, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त मियां जाहिद साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपने जाहिद साहब वक्त दिया हमें। ये कहिएगा कि हम इस सूरत हाल से निकलने का एक ही हल बताया जा रहा है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, रेमिटेंसेस को बढ़ाएं, लेकिन ये जो इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं जुबैर मोतीवाला साहब कि आपकी इंपोर्ट्स पर भी कदगन है, तो हमारे यहाँ तो एक्सपोर्ट की बुनियाद ही कुछ ऐसी है कि रॉ मटीरियल अगर नहीं आएगा तो फिर हम फिनिश प्रोडक्ट कैसे दे पाएंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, फिर उसके बाद एनर्जी के जो पैसे हैं, तो कंपैरेटिवनेस नहीं होगी हमारी प्रोडक्ट्स में। तो आप कोई हल देख रहे हैं इसका, किस तरीके से हम निकल सकते हैं इस सिचुएशन में जो हम फंस चुके हैं? देखिए, बात यह है, इस सिचुएशन में जो हम फंस चुके हैं वो हमारे अपने रॉन्ग डूइंग्स हैं कि हमारे यहाँ बिजली का तकरीबन 600 अरब रुपए साल का लॉस है, जो कि तकरीबन 3 रुपए पर यूनिट हमें ये पड़ता है। अगर हम इन चीजों को ठीक करें तो ज़ाहिर है हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी। अच्छा, अब बात यह है कि जो अभी हम बात आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, जो इन्होंने 3% रेट बढ़ा के 20% कर दिया है, बैंक का स्प्रेड लगा के 2-3-4% तो 23-24% हो गया, तो इसमें तो ज़ाहिर है कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती। लेकिन इसमें फिर एक खैर की खबर यह है कि अभी जैसे आज डॉलर महंगा हो गया, एक तरफ ये बैड न्यूज है और एक तरफ गुड न्यूज है। डॉलर महंगा होने का मतलब यह है कि एक्सपोर्टर को कुछ ब्रीथिंग स्पेस मिलेगी, क्योंकि अभी उनकी जो बिजली और गैस के ऊपर सब्सिडीज खत्म कर दी है गवर्नमेंट ने, तो ज़ाहिर है कि वो आउट ऑफ बिजनेस हो गए, इनकॉम्पिटिटिव हो गए, तो ये थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलेगा कि इस तरीके से वो उनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो सस्टेनेबल हो जाएंगी। अब रह गई बात यह कि हमने जो पीछे डॉलर को कंटेन करके रखा हुआ था, तो उसकी वजह से भी हमारी एक्सपोर्ट्स में डिप आ रहा था, फॉरेन रेमिटेंस में डिप आ रहा था। इस वक्त जो हम सिचुएशन है, हमें डॉलर की जरूरत है और हर सूरत में डॉलर चाहिए। IMF के पास भी जो हम लकीरें निकाल रहे हैं तो डॉलर के लिए निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हमारी फॉरेन रेमिटेंस बढ़ती है डॉलर का रेट बढ़ने से और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, तो ज़ाहिर है हमारी किल्लत में किसी हद तक वो हमें उसमें सपोर्ट मिलेगी। अब आ जाते हैं महंगाई के ऊपर, तो ज़ाहिर है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो इस वक्त हमारी 30% प्लस हो चुकी है। अब ये मजीद बढ़ने का मतलब ये है कि हमारी इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, तकरीबन ये 35% को भी मुझे लग रहा है कि ये क्रॉस करेगी। आज 3 रुपए 82 पैसे बिजली के भी रेट बढ़ा दिए, तो ये एक ऐसा विशेष सर्किल है कि जिसमें हम फंसते चले जा रहे हैं। जी, लेकिन इसका हल एक ही है, और हल ये है कि हम अपनी बेल्ट टाइट करें और अपनी जो रिफॉर्म्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें जो सिख ऑर्गेनाइजेशन है 80 के करीब है, जिसमें हम लॉस कर रहे हैं, वो तकरीबन 600 अरब रुपए का लॉस कर रहे हैं, उसको हम ठीक करें, बिजली को ठीक करें। और आपको पता होगा कि IMF ने ये भी कंडीशनैलिटीज लगाई हैं कि वो कहते हैं कि जी आपकी बिजली की रिकवरी जी, आप मियां जाहिद साहब हमारे साथ ही रहिए। खुर्रम शहजाद साहब भी हमारे साथ हैं, फहद इरफान साहब ने हमें ज्वाइन किया है और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी हमें ज्वाइन किया है। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप तो ज़ाहिर है हेल्म ऑफ अफेयर्स में रह चुके हैं और IMF से आपने भी बातचीत की है, आप क्या समझ रहे हैं ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? इंटरेस्ट रेट का 20% पे इंटरेस्ट रेट आ गया, अभी भी हम मुआहदा होने जा रहा है, इसाकदार तो कह रहे हैं, लेकिन क्या मजीद टैक्सेस लगेंगे, मजीद इंटरेस्ट और लगेगा, क्या कुछ होगा आगे? आज तो पाकिस्तान की एक तारीख का एक बुरा दिन है मईशत के हवाले से, जब आपका रुपया भी 300 तक पहुंच गया और इंटरेस्ट रेट जो है, पॉलिसी रेट जो है वो 20% बढ़ गया, 20% हो गया, 3% बढ़कर। हर तवक्को थी कि शायद 2% में बढ़ जाएगी, लेकिन 3% बढ़ा है। इससे हुकूमत की जो डेट सर्विसिंग है, जो सूद देना है हुकूमत को, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो तकरीबन 900 अरब रुपए का हुकूमत को फ़र्क पड़ जाता है सालाना, और प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव डेवलपमेंट है दोनों, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अब ये सब कुछ करने के बाद जो है वो IMF से आपका मुआहदा हो जाएगा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला जो है हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि बेहतरी की तरफ जा सकें। नहीं, ये बताइएगा कि जो जिस तरीके से ड्रैग हुए हैं मामलात, आपने भी उस पर बहुत तनकीद की है और आप ये कह रहे हैं कि IMF से मुज़ाकरात बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, और फिर ये डॉलर को जो हमने फ्लोटिंग पर रख दिया है, पहले उसको हम आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहे थे, तो इन मामलात पर ज़रा हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि ये इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है इस सूरत हाल में।
नहीं, बिल्कुल कंट्रीब्यूट किया है। 240 जब डॉलर था और हमको लग रहा था कि नीचे जाएगा, लेकिन उसको कोई जरूरत नहीं थी रोकने की आर्टिफिशियली। और जब आपके पास कोई पीछे पैसे ही ना हो, जब दुनिया आपको कर्ज देना नहीं चाह रही है, आप इनको रोकते हैं, फिर आप उनको आर्टिफिशियली मैनेज करते हैं, फिर उसके बाद आप IMF से कहते हैं कि हम नहीं रोक रहे, फिर एक मरतबा छोड़ते हैं तो 230 से 260 पहुंचता है, फिर आप पेट्रोल सस्ता करते हैं 5 रुपए, और फिर उसके बाद वापस दूसरे दिन जो है वो 30 रुपए और बढ़ जाता है। तो ये तो मईशत से खिलवाड़ हो रहा है। मतलब ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी तो नजर नहीं आ रही है, कोई मैच्योर इकोनॉमिक पॉलिसी तो नजर नहीं आ रही है। और अगर आपने रुपया को ऐसे ही आर्टिफिशियली रोकना है तो फिर 180 रुपए में क्यों रोकना है, फिर 12 रुपए में रोकिए। तो अगर आप अपनी मंशा से रेट रख सकते हैं तो फिर 10 रुपए कर दीजिए, मतलब एक पैरिटी कर दीजिए, 1 to 1 कर दीजिए। ये पागलपने वाली बातें हैं। कोई दुनिया के यानी इस वक्त जो रेट कम किया गया पेट्रोल का, आप ये समझ रहे हैं कि ये इस वक्त हो ही नहीं सकता था, किया ही नहीं जा सकता। अच्छा ये बताइए कि जो दोस्त ममालिक हैं, लग ऐसा रहा है कि वो डिपेंड कर रहे हैं कि IMF से मुआहदा हो, $1 बिलियन हमें मिल जाए तो फिर वो आए सामने। वैसे चीन ने तो सपोर्ट का कहा ही आज, और IMF भी कह रहा है दोस्त ममालिक, यानी ट्रस्ट इस वक्त नहीं किया जा रहा दोस्त ममालिक की तरफ से अनटिल अनलेस के IMF में हम चले जाते हैं और मुआहदा हो जाता है और $1 बिलियन मिल जाते हैं। इसी का इंतजार हो रहा है। जी, IMF जो है उसके साथ हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट है। हमारे दोस्त ममालिक अमूमन हमें बड़ी मदद करते हैं, ना सिर्फ पैसे देकर, डिपॉजिट्स वगैरह देकर या इन्वेस्टमेंट्स करके, लेकिन हमारे साथ एक सियासी हेल्प भी करते हैं। IMF के बोर्ड पे भी हमारी हेल्प करते हैं। और मैं भी जब था तो मैंने सऊदी अरब के जो वजीर खजाना थे उनसे मदद ली थी IMF के बोर्ड पे, और दीगर ममालिक भी मदद करते हैं। चीन तो आपने बताया कि इस हालत में भी हमको $700 मिलियन चीन ने 2 दिन पहले दिए हैं, 2-3 दिन पहले। ये एक बहुत बड़ी बात है, और हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए चीन के लोगों का और हुकूमत का। अच्छा एक और मिफ्ता साहब, एक सवाल और सिर्फ करना है, वो ये कि ये जो हमारी एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है ये अलार्मिंगली डाउन हो गई है, 1.5 से भी अब कम हो गई है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ मईशत को इंस्टॉल किया जा रहा है, तो किस तरीके से लोग बुनियादी अशिया ज़रूरियात नहीं खरीद पाएंगे? तो एक तो अनर्की की सूरत हाल अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता जन्म ले सकती है। देखिए, एक तो ये ऑब्वियस बात है कि इस महंगाई के अंदर आपको कहीं ना कहीं वेजेस क्योंकि स्टिकी होती हैं तो आपको वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी। सूबों को साथ मिलकर आपको ये 25,000 रुपए की मिनिमम वेज को 35,000 रुपए करनी पड़ेगी, या कम से कम 30,000 करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करके उनको इनकरेज करना है कि आप वेजेस बढ़ाएं अप एंड डाउन द चेन। जो मिनिमम वेज पर नहीं है, जो लाख रुपए भी कमा रहे हैं, उनकी भी वेजेस में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन इन चीजों से इन्फ्लेशन बढ़ता है। हम एक बहुत बुरे स्पायरल में फंस गए हैं। इस वक्त जो है वो एक इंटेलिजेंट इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत है। वो क्या हो सकती है इंटेलिजेंट? क्योंकि सब सुन रहे हैं आपको, और आप साबिक वजीर खजाना भी रहे। क्या ऐसा करें इसाक डार जिससे हम निकल पाएंगे? कोई ऑप्शंस हैं आपके पास? देखिए, इस वक्त सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है कि IMF से आप डील साइन करें। अब IMF जो अखबार में आया, मेहताब साहब ने भी लिखा, दीगर अखबारों में भी आया कि IMF ने भी थोड़ी सी गोल्ड पोस्ट चेंज करें। बिल्कुल चेंज करें, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं भी IMF से डील कर चुका हूँ। इतना आसान नहीं होता IMF से डील करना, लेकिन बहरहाल हम लोगों ने कर लिया था। अब IMF के पास हमारी क्रेडिबिलिटी और कम हो गई है। 2 मरतबा इमरान खान साहब ने माहदे करके इनसे तोड़े हैं। उसके बाद एक मरतबा जब हम रिव्यू पे आए तो हमने फिर आंखें दिखाई। तो ये तीनों का जो है उसका भी खमियाजा भुगत रहे हैं। हम आर्टिफिशियल डॉलर्स के अंदर वो करते हैं, उसका भी खमियाजा भुगत रहे हैं। 2 साल तक इमरान खान साहब ने गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी, जबकि दुनिया में गैस की प्राइस बढ़ गई। हमारे पास तो कोई रिजर्व्स नहीं थे कि हम बर्दाश्त कर सके थे। हमने बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाई उस वक्त जब हमको बढ़ानी थी इमरान खान के जमाने में, फिर इधर आके हमारी हुकूमत में भी। और फिर उसके बाद हमने टेक्सटाइल वालों को या दीगर को बगैर उसके फंड करे हुए सब्सिडी दे दी, बजट डेफिसिट बढ़ाया। यानी मुआशी फैसले मुआशी वेरिएबल्स को देखते हुए किए जाए ना, बजाय इसके कि सियासी तौर पर उसको देखा जाए कि वो किस तरीके से देखा जाएगा लोगों में। खैर वक्त हमारे पास खत्म हो गया। मुफ्ती इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मईशत से मुताल्लिक़ में वो ये ऑप्शंस दे रहे थे, बता रहे थे कि क्या कुछ किया जा सकता है। 3% मजीद शरह सूद में इजाफा कर दिया गया है और अब इंटरेस्ट रेट 20% हो गया है। बड़ी मुश्किल सूरत हाल और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल मईशत की इस वक्त हो रही है।